हेलो दोस्तों, मैं कृष्णमारी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। पहली वीडियो पे आपका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली वीडियो में हमने सीखा था कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। चलिए उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे सेंटेंस का अगला टाइप, यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन आपको याद हो, सेंटेंस को बनाने के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सेंटेंस शब्दों से बनता है, इसमें जो वर्ड्स होते हैं, अगर मैं इसमें हिंदी बनाऊं, इन शब्दों को भी कुछ ना कुछ कहा जाता है। जैसे कि मैंने इसको बताया था सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के मेरे बारे में बताया था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, इन शब्दों के बारे में बताया था। असल में उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आज हम बात करेंगे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी, लेकिन जो आज नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाने वाले हैं, आज पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और अब से जो जितनी भी वीडियोस आएंगी, उन वीडियोस में हम पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे सीखा जाएगा, कैसे करा जाएगा, उसका पूरा पोस्टमार्टम के साथ में हम आएंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंडेक्स भी बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज में। तब तक आप नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखिए। आज इज ए मार्क में जो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस का रूल कराया था, वो आपको याद है क्या कराया था? सब्जेक्ट को पहले लगाते हैं हम, उसके बाद में हम इज, एम, आर का यूज कर देंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, ये सारे के सारे हमारे आगे वाले सब्जेक्ट होते हैं, ये सिंगल सिंगल लगते हैं, इनको सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये वाला वर्ड जो है अकेले नहीं आएगा, अपने साथ में किसी न किसी एक शब्द को लेकर के आएगा, किसी न किसी वर्ड को लेकर के आएगा। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है। यह वैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके एक्चुअल में नाम क्या होते हैं? इनको वैसे प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि अभी प्रोनाउन के बारे में नहीं पढ़ना है। प्रोनाउन होता क्या है, कैसे इसको बनाएंगे, अभी इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, वो हम आगे की वीडियोस में लेके आते रहेंगे। अभी सिर्फ हमको इंग्लिश बनानी सीखनी है। ये ऑब्जेक्ट के बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमने ये पढ़ा था प्रीवियस क्लास में और इसका यूज करना सीखा था प्रीवियस क्लास में। ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ये अकेले आ जाते हैं, ये अकेला वर्ड नहीं आता, ये अपने साथ में किसी को लेकर के आता है। साथ ही इसमें अपना अपनी का सेंस आता है। समझ में आ रहा है आपको? अपना अपनी का सेंस कैसे? जैसे कि दो एग्जांपल के साथ में प्रीवियस क्लास का हल्का सा रिवीजन हो जाता है, कर लेते हैं। वह वहां है, वह वहां है। पहली बात मैंने ये भी बताया था आपको कि हम इसमें जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने आपको दो तरह की वर्ब्स बता रखी हैं। एक तो मैन वर्ब होती है, जिसमें हम खाना, पीना, चलना, टहलना, खेलना, कूदना, सुनना, सुनाना, इस तरह की मैन वर्ब्स को यूज करते हैं, उसको हम मैन वर्ब्स बोलते हैं। साथ ही मैंने बताया था कि ये भी हमारी वर्ब्स होती हैं, लेकिन इनका हमने नाम बताया था हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। हम इन्हीं का यूज करेंगे, हम किसी भी मैन वर्ब का भी यूज नहीं करेंगे। देखो आप इस सेंटेंस में भी देखो, वह वहां है, इसमें कोई मैन वर्ब आ रही है? खाना, पीना, चलना, टहलना, इस तरह से कुछ नहीं आ रहा। तो हमने इसको कैसे बनाया था, या इसको कैसे बनाएंगे आज? वह वहां है। अगर वह वस्तु है तो डैट लगाएंगे, अगर वह कोई लड़का है तो ही लगाएंगे, अगर वह कोई लड़की है तो शी लगाएंगे। मैंने लड़का समझते हुए लगा रहा हूं इसमें, ही सब्जेक्ट लगा दिया मैंने। अब इसमें से ही आ गया, ही के साथ में क्या यूज होता है आपको बताया मैंने, ही के साथ में क्या यूज होगा? इज यूज होगा, लगा दो इज, ही इज। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में यहां पे फिलहाल के लिए हमारे पे यही है, वहां की इंग्लिश क्या होगी? देयर। साथ ही एक चीज याद रहे, जब हम हिंदी में सेंटेंस को लिखते हैं, सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस कैसा भी होता है, तो एक डंडा से खत्म होता है, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में पॉइंट से खत्म होएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। तुम मेरे दोस्त हो, एंड में आ रहा है हो। सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। ये वाले वर्ड अकेले आएंगे, ये वाले वर्ड अकेले आएंगे, अकेला लगा दिया मैंने।
यू के साथ में क्या इस्तेमाल होता है जी, आर इस्तेमाल होता है, आर का प्रयोग कर देंगे हम। इसमें से सब्जेक्ट का काम हो गया, अब इसमें से आएगा आर, आर। अब क्या है जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बाकी की चीजें जो बच गई हमारी, ये भी ऑब्जेक्ट है। मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त का मतलब मेरे अपने दोस्त, अपना अपनी का सेंस आ गया। जैसे ही अपना अपनी का सेंस आ जाए, अब देखो मेरा मेरी कहाँ पे मिल सकते हैं हमको, यहाँ मिल गया जी मेरा मेरी। अब आई तो लगाएंगे नहीं, आई फ्रेंड तो होगा नहीं, माई फ्रेंड होगा। क्या बोलेंगे हम इसको, माई फ्रेंड। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब हम शुरू करेंगे अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को। किस सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब्स वही रहेंगी हमारी, इज, एम, आर। लेकिन अब हम इसको नकारात्मक रूप में नहीं के साथ वाक्य में नहीं जोड़ते हुए सेंटेंसेस को बनाएंगे, वाक्यों को बनाएंगे। कैसे, वह बाग में नहीं है, वह बाग में नहीं है। अभी भी इसमें किसी तरह की ऐसी कोई वर्ब नहीं आएगी, खाना पीना, चलना, सुनना, सुनाना, खेलना, कूदना, इस तरह की कोई वर्ब नहीं आएगी, कोई वर्ब नहीं आएगी। बस सिंपल सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे। देखो आप भी देखो, कोई भी वर्ब्स नहीं है इसमें, मेन वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अब इसका रूल क्या होगा, सबसे मेन चीज है कि इसका रूल क्या होगा। रूल आपके लिए लिखवा देता हूं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख देता हूं सब्जेक्ट। उसके बाद में हम इज, एम, आर यूज करेंगे, जो कि यूज कर ही रहे हैं हम। अब हम यूज करेंगे इसमें नॉट का, नॉट। एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हुए उसमें नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो उस सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होगी उसके बाद नॉट आएगा। इंग्लिश का एक रूल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब अभी इसको फिनिश करते हैं पूरे को। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी मैंने शॉर्ट में बना दिया। समझ में आया ये वाला रूल। अब इसको फिनिश कर देते हैं सेंटेंस को। वह बाग में नहीं है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। अच्छा, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लड़के की इंग्लिश अगर होगी तो ही हो जाएगा, लड़की अगर बोला जाएगा तो शी हो जाएगा। ही के बाद में अब क्या आ जाएगा, यहां से देखो, ही के साथ में क्या यूज होता है, इज, इज लगा देंगे। अब नॉट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, बाग में, बाग में। अब यहां पे एक नई चीज आ रही है, बाग में। फिलहाल के लिए तो मैं आपको बता देता हूं, इन पार्क बोलते हैं इसको। ही इज नॉट इन पार्क, ये खत्म हो गया हमारा। लेकिन ये इन क्या है, अब एक नई चीज हमारे सामने आ गई। हर सेंटेंस में हम कुछ ना कुछ चीजों को नहीं देखेंगे और उनके बारे में हम सीखते रहेंगे। ये जो इन है ना, इसको हम इंग्लिश के अंदर एक किसी समूह में डालते हैं, मतलब एक किसी कैटेगरी में डालते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत तरीके आपने देखी भी होंगी, प्रीपोजिशंस आपने देखी होंगी, जैसे कि इन, ऑन, इनटू, फॉर, फ्रॉम, और भी बहुत सारी होती हैं। ये जो प्रीपोजिशंस होती है ना, ये अपने आप में बहुत ही मेन रोल अदा करती हैं, बहुत ही अहम होती हैं किसी भी इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाने के लिए। अगर ये नहीं होंगी प्रीपोजिशन और उसमें लगाने की आवश्यकता पड़ गई तो वो इंग्लिश अधूरी मानी जाती है। प्रीपोजिशन लगती कैसे है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इसी सेंटेंस से। इस सेंटेंस से हम एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कैसे, जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं, स्कूल में, स्कूल में, तो हम इन स्कूल लिखते हुए इंग्लिश को फिनिश करेंगे या स्कूल इन लिखते हुए, स्कूल इन क्या लिखते हुए फिनिश करेंगे। सही सेंस, इसका सही क्रम जो माना जाएगा वो ये माना जाएगा, इन स्कूल। ये गलत होता है। अब ये हुआ क्यों, तो प्रीपोजिशन की एक व्याख्या होती है, एक प्रीपोजिशन की डेफिनेशन होती है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले,
और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। ये वह चीज होती है जो किसी की स्थान से पहले लगती है। अब वो स्थान किस चीज का होता है भाई? वो होता है नाउन या प्रोनाउन का। वो स्थान किसका होता है? नाउन या प्रोनाउन का। अब नाउन और प्रोनाउन आपको मैं पढ़ा चुका हूं प्रीवियस क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन दी थी। किसी का भी नाम इस दुनिया में, हम जो भी चीज अपनी आंखों से देख पाते हैं जिसका अपने आप में एक नाम होता है, वो उसको नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर यूज होता हो, कोई ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो स्कूल एक बिल्डिंग है, एक ऐसी जगह जहाँ पे विद्यार्थी लोग, यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग क्या होते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, उसका एक नाम हो गया अपने आप में, तो उसको क्या बोलेंगे? हम स्कूल बोलेंगे। अब स्कूल से आगे हम प्रीपोजिशन लगा देंगे जो कि क्या है? इन। अब समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने यहाँ पर इन लगाया। पार्क के बाद में इन ना लगा करके पार्क से पहले मैंने इन लगा दिया। तो नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आए? किसी भी सेंटेंस में हम नेगेटिव का यूज करना, नॉट का यूज करना होगा तो हम इस तरह के बना देंगे, इस स्ट्रक्चर से। कैसे बनाएंगे जी? दोबारा से देख लीजिए। सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नॉट लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट को लगा करके खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा। तो बस इसमें यही याद रखना है कि इसमें चीजें पूछी जाती हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है? और जो मैंने आपको कराया था नेगेटिव सेंटेंस, और उससे पहले कराया था मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस में बातों को कही जाती है, मतलब कहा जाता है। और इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में बातें पूछी जाती हैं या पूछा जाता है। समझ में आया? इसका जो रूल होता है उससे पहले हम इसकी कुछ बातों को याद रखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसमें वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए। वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए, लेकिन क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं बनती, नहीं बनती। प्रश्नवाचक दो तरीके से फॉलो करे जाते हैं इंग्लिश में। एक तो वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है लेकिन क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, तो भैया लिखेंगे क्या? जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में उपयोग यूज हो रही हो उसको लगाएंगे, उसको लगाकर शुरुआत करेंगे, उसको लगाकर शुरुआत करेंगे। समझ में आया आपको? तीसरा कैसे और पहचान कर सकते हैं हम इसकी, कि जब कभी भी हम रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई का मतलब जवाब देंगे, कोई हमसे कोई कुछ पूछेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो पूछने वाले ही होते हैं। अब इसमें कोई हमसे पूछेगा क्या यह पेन है, क्या यह कॉपी है, क्या आप विद्यार्थी हो, क्या करके कोई चीज अगर हमसे पूछेगा तो उस क्या की इंग्लिश, तो पहली बात तो वर्ड तो लिखेंगे नहीं, ये रूल भी हमने पढ़ लिया कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज करें। तो इसमें जो हम रिप्लाई करेंगे वो रिप्लाई हमेशा हमारा
यस और नो का होगा। कैसा होगा? यस और नो का। जैसे कि मैंने पूछा क्या यह पेन है, तो आप रिप्लाई करोगे हाँ या ना, या तो हाँ में रिप्लाई करोगे या आप ना में रिप्लाई करोगे। समझ में आया? एक दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये भी दूसरी तरह के होते हैं। इसमें भी बात पूछी जाती है, लेकिन क्या शब्द वाक्य के शुरू में ना करके वाक्य के बीच में आ जाता है? क्या शब्द वाक्य के शुरू में ना आकर वाक्य के बीच में आता है? बीच में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। वाक्य के शुरू में ना करके वाक्य के बीच में कहीं भी आ सकता है। जैसे कि यह क्या है, मैंने ये नहीं बोला क्या आप मेरे दोस्त हो, क्या आप अध्यापक हो, क्या से शुरुआत नहीं कर रहा, मैंने बीच में लगाया क्या। यह क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यह क्या है, आ रहा है ना वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में आ रहा है ना, शुरुआत तो नहीं हो रही इसकी। और देखो दूसरा, इसमें WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स आएंगे। अब ये WH फैमिली का वर्ड्स क्या होते हैं, चलो लिख लो। हु का मतलब कौन, या अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में करा दूंगा उसको, बस इतना ध्यान रखो WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं। जिस प्रकार से कोई भी वर्ड आएगा ना, एक तो क्या वाक्य के शुरू में ना करके वाक्य के बीच में आ जाएगा, इसी तरीके से WH फैमिली के जो वर्ड्स आएंगे जैसे कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किधर, ये सब हमारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। क्योंकि इनकी जब हम इंग्लिश देखते हैं, इनकी जो मतलब वर्ड मीनिंग का जो लेटर्स देखते हैं उनमें हमेशा W और H मिलेगा, ठीक है। तो वो शुरू में WH फैमिली के वर्ड्स वाक्य के शुरू में आ जाते हैं, वाक्य के शुरू में आ जाते हैं, वाक्य के शुरू में आ जाते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स वाक्य के शुरू में आ जाते हैं। तीसरा और सबसे मेन, इसमें जो रिप्लाई होता है ना, वो रीजन के साथ, रीजन मतलब कारण बताना होगा उसमें, या फिर अपनी कोई बात बतानी होगी उसमें। जैसे कि मैं पूछ रहा हूं यह क्या है, वाक्य के बीच में आ गया ना क्या शब्द, यह क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह ये चीज है या ये चीज है। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा वहां कौन है, तो मैंने पूछा कौन, ये जो कौन है ना, यही WH फैमिली का वर्ड है। तो अब आपको रिप्लाई कैसा करना है, आप रिप्लाई करोगे अगर हाँ या ना में, इस तरीके से रिप्लाई करोगे यस और नो में, तो कुछ माना नहीं जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ वहां कौन है, आप कह रहे हो यस, मैं कह रहा हूँ यह क्या है, आप कह रहे हो नो, तो ऐसे थोड़ा ना चलेगा। इसमें हमको रीजन बताना पड़ेगा, इसमें हमको कारण बताना पड़ेगा कि वहां कौन है, जी बताओ आप कौन है वहां पर, कि वहां पर ये खड़ा है या ये खड़ी है या ये चीज है वहां पर, तो इसमें हमको कारण बताना पड़ेगा। इस तरीके से प्रश्नवाचक जो इंटरोगेटिव होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक तो वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाएगा, उसकी इंग्लिश लिखी वर्ड नहीं लिखेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ड सेंटेंस में प्रयोग हो रही होगी या यूज हो रही होगी वो वाक्य के शुरू में आ जाएगी, रिप्लाई यस और नो का करेंगे। इसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में ना करके वाक्य के बीच में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, वाक्य के बीच में आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है। और अब क्या की इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, क्या की इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, ठीक है। इसमें नहीं लिखते, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होगी वो लिखेंगे, इसमें हम क्या की इंग्लिश वर्ड लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें WH फैमिली के वर्ड्स यूज करेंगे हम, WH फैमिली के क्या वर्ड्स होते हैं क्या नहीं होते वो यूज करेंगे। इसमें रीजन या सुनो का, अब इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। चलो उससे पहले अब दोनों के अलग अलग सेपरेट रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या होगा,
रूल देख लेते हैं इसका। इसका कैसे नियम होगा, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होंगे वो शुरू में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इज एम आर यूज कर रहे हैं हम तो वो शुरू में आ जाएगा। और बड़ा बड़ा का क्या आएगा, आई बड़ा आ जाएगा, एम में ए बड़ा आएगा और ए यहाँ पे आर बड़ा आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट जो यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद में अगर सेंटेंस में हम नॉट का इस्तेमाल करें तो नॉट आ जाएगा, वरना छोड़ दो सेंटेंस में नॉट। अगर हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में भी छोड़ दो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जो चीज हमें नहीं भूलनी है वो है क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आपके या नहीं आया, एक बार फिर से देखो। जो हेल्पिंग वर्ब्स हो रही होंगी जो हम यूज कर रहे हैं वो आगे आ जाएंगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें रूल क्या होगा, इसमें सेम यही रूल होता है, बस उससे आगे डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आ जाता है। क्या रूल होगा जी इसमें, इसका रूल देख लेते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड पहले आ जाएगा, फिर इज एम आर, सेम वही रूल आएगा, मतलब सेम यही रूल होता है, बस इसके आगे डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आ जाता है। फिर हमारा सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नॉट है, अगर हिंदी में लिखा हुआ है नहीं तो आपको नोट लगाना, अगर नहीं लिखा हुआ उसमें नोट वाला शब्द नहीं है तो आप भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये आपकी मर्जी है, वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, मतलब वाक्य को देखते हुए लगाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और क्या चीज नहीं भूलनी है वो नहीं भूलना हमको, क्वेश्चन मार्क। होपफुली आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। अब इसके हम सेंटेंस बनाने की कोशिश कर लेते हैं और हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी सीख जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो सेंटेंस को बनाते हैं। सबको चमक में आ रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। बनाते हैं सेंटेंस। क्या वह दुखी है, क्या वह दुखी है, बातें पूछ रहा है ना। वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ गया, तो कौन सा वाला है, ये वाला है। वाक्य के शब्द शुरू में क्या शब्द आ गया, तो ये वाला है। क्या इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही वो लिख देंगे। वह लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही या शी। उससे पहले क्या लगाएंगे हम, इज। इज ही, ऑब्जेक्ट क्या बचा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, नॉट है नहीं, क्या बचेगा, ऑब्जेक्ट सेड। खत्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम खिलाड़ी हो, वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ रहा है और सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तुम के साथ में क्या इस्तेमाल होगा, आर। सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, नॉट है नहीं। नॉट होता तो क्या तुम खिलाड़ी नहीं हो, तो नॉट की इंग्लिश नहीं की इंग्लिश नॉट लिख देते हैं। तो आर यू, नॉट है नहीं तो छोड़ देंगे। खिलाड़ी को क्या बोलेंगे हम, प्लेयर। समझ में आया, जिनकी शुरुआत क्या से होगी वो समझ में आ रही है आपको। अब हम इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब इस वाले का एग्जाम्पल लेते हैं। वह क्या है, वह क्या है, क्या वाक्य के बीच में आ रहा है। अब किस क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी, वाक्य के बीच में आ गया ना। मैंने बताया था क्या शब्द वाक्य के शुरू में ना आकर के वाक्य के बीच में कहीं भी आ सकता है। अब इसकी इंग्लिश वर्ड लिखेंगे हम, तो इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आ जाएगा। अभी डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड सारे लिखवा दूंगा। इसकी इंग्लिश वर्ड होती है, ये आ जाएगी, वह क्या है,
वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो वस्तु को क्या बोलते हैं? डेट। क्या बोलेंगे हम? डेट। डेट के साथ में क्या इस्तेमाल होता है? इज। डेट के साथ में क्या इस्तेमाल होता है? इज। तो इज लगा देंगे, सबसे पहले इज एम आर में से इज लगा देंगे। अब लिख देंगे डेट, व्हाट इज डेट, खत्म कहानी। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। आप कैसे हो? आप कैसे हो? कैसे, इसमें भी तो पूछ रहा है आप कैसे हो, तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। अब हाउ WH फैमिली का वर्ड है, वो पहले आ जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से एक आएंगे। आप यू होता है इसकी इंग्लिश, तो यू से पहले क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। WH फैमिली का वर्ड लगा दिए, इज एम आर में से कोई एक लगा दिया। अब सब्जेक्ट क्या बचा? आप। आगे कुछ बचा ही नहीं ऑब्जेक्ट, तो यहीं तक छोड़ देंगे। हाउ आर यू, ऐसे तो बोलते हैं हाउ आर यू। तो आज हमने सीखे नेगेटिव सेंटेंस भी और हमने सीखे इंटरोगेटिव सेंटेंस भी। सिंपल सेंटेंस का हमने रिवीजन भी कर लिया था। अभी इसका WH फैमिली के वर्ड्स रह गए, चलो मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो, इसको नोट कर लो। लिखो WH फैमिली के वर्ड्स लिखो। हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, हुज, whom, ये हमारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। कैसे पहचानते हैं? HW, WH, 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 WH आ गया ना। और इसमें हमेशा चीजें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। तो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस भी खत्म होते हैं, आपके नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म होते हैं, आपके सिंपल सेंटेंस भी खत्म होते हैं। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क कर लेना सभी लोग, सेंटेंस को बनाने की कोशिश करना। आपने आज नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सीखा। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम बात करते हैं उस इंडेक्स के बारे में जिसको पढ़ करके बहुत अच्छे से समझ करके हम इंग्लिश पे अपनी पूरी कमांड कर पाएंगे। वो क्या चीज़ है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही विस्तार से, ताकि हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोल पाएँ, समझ पाएँ, लिख पाएँ और हम इंग्लिश पे अपनी पूरी अच्छी कमांड कर पाएँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।